मिळवून देणाऱ्या सावित्रीबाई फुले, पहिल्या स्त्री शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका फातिमाबी, सावित्रीबाईंच्या सहकारी शिक फातिमाबी, आपल्या बुलढाण्याची ओळख पहिल्या स्त्रीवादी लेखिका ताराबाई शिंदे, या महान महिलांना मी सगळ्यात पहिल्यांदा विनम्र अभिवादन करते. आज ज्यांचा स्मृतिदिन आहे ते साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनाही त्यांच्या स्मृतींना विनम्र अभिवादन करते. आणि आज त्यांच्या स्मृतिदिनाचं औचित्य साधत म्हणजे तो खूप चांगला योग आज या ठिकाणी आलेला आहे. आपल्या बुलढाण्याची लेख अश्मिरा अली हिच्या लिहिलेल्या द लास्ट अँकर या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा आज या ठिकाणी संपन्न झाला आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले बुलढाणा अर्बनचे सर्व आदरणीय राधेश्यामजी चांडक, या ठिकाणी उपस्थित आदरणीय डॉक्टर गोविंदजी गायकी, या ठिकाणी उपस्थित आदरणीय शाहिनाताई पठाण, आदरणीय डॉक्टर गणेशजी वाघ, आदरणीय अनिलजी अकाळ, डॉक्टर अभिजितजी वडाळकर, डॉक्टर दीपकजी देशमुख, डॉक्टर विनोदजी गायकवाड, त्याचबरोबर आदरणीय इजहार अली अन्सारी, अश्मिराचे वडील आणि अश्मिराची आई, त्याचबरोबर ज्यांनी या सगळ्या प्रवासात अश्मिराच्या वडिलांना साथ दिली ते महेंद्रजी श्रीवास. या कार्यक्रमाचं अतिशय देखणं सूत्रसंचालन आधी या कादंबरीची लेखिका या नात्याने अतिशय सुंदर ओघवत्या भाषेमध्ये अगदी काळजातनं जिने आपल्यासमोर उलगडून दाखवलं ती या कादंबरीची लेखिका अश्मिरा परवीन इजहार अली. आदरणीय इसरार भाई, आदरणीय शेख इम्रानजी, माझ्या समोर अनेक मान्यवर बसलेले आहेत जे आमचे आदरणीय कवी मंडल सर आहेत, आदरणीय पठाण सर आहेत, आदरणीय काकडे मॅडम आहेत, आदरणीय लांजेवार मॅडम आहेत, ज्यांना आत्ताच पुरस्कार आपण दिला आहे ते आदरणीय आमच्या वानखेडे मॅडम आहेत, सर आहेत वानखेडे सर, शशिकांतजी इंग्लिश सर आहेत, निशिकांतजी ढवळदादा आहेत, अनेक सर आहेत, अनेक जण आहेत की जी ओळखीचे परिचयाचे विद्वान आहेत आणि या मंचावर बसण्या इतकी विद्वत्ता त्या सगळ्यांमध्ये आहे. आणि बोलून माझा जो सन्मान केला त्याबद्दल मी सगळ्यात पहिल्यांदा या आयोजकांचे कार्यक्रमाच्या मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करते. त्याचं मनापासून खूप कौतुक करते, कारण तिने जे काही लिहिलंय, तिने जे काही मांडलंय ते पाहिल्यानंतर, ते वाचल्यानंतर आपण आतून हलून जातो. एक मुलगी, एक 17-18 वर्षाची मुलगी असं काही लिहू शकते आणि तेही इंग्रजीमधून. हे जेव्हा आपण वाचतो, जेव्हा ते वाचल्यानंतर कळतं तेव्हा खरोखरच मनातून प्रचंड आनंद होतो, की अभिमान वाटतो की ही माझ्या बुलढाण्याची लेक आहे. प्राऊड ऑफ यू अश्मिरा. अश्मिरा या शब्दाचा अर्थ काय आहे मी तिचे वडील जेव्हा माझ्याकडे ही कादंबरी घेऊन आले त्याच वेळी त्यांना विचारला होता आणि मी विसरले, त्यामुळे मी पुन्हा तुला विचारला. आपको मराठी समज में आती है? नहीं, मराठी पण समजते. अश्मिराचा अर्थ आहे हेवन्स फ्लावर, म्हणजे स्वर्गातलं फूल. आणि शी इज एक्झॅक्टली लाईक दॅट. ती तशीच आहे. तिने जे काही लिहिलंय, तिने जे काही मांडलंय ते जणू काही आपण देव, गॉड, काय अल्लाह, आपल्या ज्या संकल्पना असतील, जे देवाला अभिप्रेत असतं, जशा त्या निरागस भावना असतात, जशा त्या इनोसंट इमोशन्स असतात, त्याच पद्धतीने तिने सगळं ते मांडलेलं आहे. मैं कुछ मेरे बातें हिंदी में भी रखना चाहूँगी कि क्योंकि मेरी कुछ बहनें यहाँ पे हैं जो शायद मराठी इतनी समझ नहीं पाएंगी और जिनके दिल की बात मैंने यहाँ पे अभी रख दी है तो वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है. तो मैं समझती हूँ आप लोग शायद मेरी पूरी मराठी बातें ना समझ पाए. हम आज अश्मिरा के लिए खुश हो रहे हैं, उसके लिए हम सभी लोग फक्र महसूस कर रहे हैं कि हमारी बेटी, हमारे बुलढाणा की बेटी जिस तरह से एक उपन्यास लिखती है और जो उपन्यास हम जब पढ़ते हैं तो हमारे हर एक के दिल को छू जाता है. इसमें हम सिर्फ भावनाएं नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें हम कुछ सीख भी ले रहे हैं. इस उपन्यास से हम कुछ सीख भी रहे हैं. और मुझे
बातें यहाँ पर थोड़ी चुभी करते हैं कि अश्मीरा जैसी लड़की अगर ये लिखती है तो हमें फक्र महसूस होता है। ये क्या बात है, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि अश्मीरा जैसी लड़की जब ये Why this discrimination? इसका मतलब हम उसे कुछ अलग नजरिए से देख रहे हैं। इसका मतलब है हम उसे इंसान के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, हम उसे मुसलमान के नजरिए से देख रहे हैं। और ये मैं नहीं चाहती हूँ कि हम उसे उस नजरिए से देखें। शी डिजर्व इट। उसने जो लिखा है वो मुसलमान है इसलिए नहीं लिखा है। हम जब ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़की इस तरह से लिखती है, ये पढ़कर हमें यकीन नहीं होता है। जिस इलाके में वो रहती है, जिस मोहल्ले में वो रहती है, वो पढ़ के हमें यकीन नहीं होता है। ये क्या बात है, हमें क्यों यकीन नहीं होता है? इसका मतलब हम ये नहीं मानते कि वो हमारे जैसी है, वो एक आम इंसान है, वो इंसान है और वो खुद लिख सकती है, वो पढ़ सकती है, हम मानते नहीं है। और इसीलिए शायद ये जो भेदभाव है हम हमारी बातों में भी सहज रूप से आ जाता है। हम नहीं चाहते कि हम ये करें। मैं यहाँ पे जिस किसी ने भी इस तरह से बात रखी है, मैं उनका इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं उनको अवमानित नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हमारी जो तालीम है वो इस तरह से हुई है सभी की, सब कॉशियस कि हम अपना नजरिया एक अलग नजरिए से हम देखने लगे। तो ये नजरिया पहले बदलना होगा। अश्मीरा एक अच्छी लेखक है, वो एक अच्छी ऑथर है और उसने बहुत ही बढ़िया नॉवेल लिखे है, बहुत ही बढ़िया उपन्यास लिखा है, बहुत ही बढ़िया कादम्बरी उसने लिखी है। ये हमें मानना होगा और तभी जाके हम ये हमारे लोगों में बता पाएंगे, बुल्ढाना के लोगों में बता पाएंगे, हमारे राज्य के लोगों में बता पाएंगे। और मुझे इस बात पे यकीन है जो उपन्यास इसने लिखा है वो सिर्फ बुल्ढाना या फिर हमारे स्टेट तक सीमित नहीं रहने वाला। और शायद अभिजीत सर भी इस बात को दोहराएंगे कि ये उपन्यास, ये कादम्बरी एक इतिहास रचाने वाली है और इस इतिहास के हम सब लोग साक्षी है। इसकी मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरी एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि हम जब ये कहते हैं कि बुर्खा पहन के उसने ये लिखा है या बुर्खा पहन के वो ये सब बातें कहती है, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? चाहे हमारे समाज की औरत के सर पे बुर्खा हो या उसके सर पे चाहे पल्लू रहे, तिच्या डोक्यावर बुरखा असू द्या किंवा तिच्या डोक्यावर पदर असू द्या, तिच्या वेदना, तिच्या अडचणी, तिचे प्रश्न हे सारखेच आहे। त्याच्यात भेदभाव करणं, स्त्री कुठल्याही स्तरावर असू द्या, ती कुठल्याही जातीत असू द्या, मुलगी कुठल्याही समाजातली असू द्या, थोड्याफार फरकाने का होईना पण तिचे प्रश्न हे सारखेच आहेत। आणि मला असं वाटतंय की काही शब्द आहेत की जे मला या ठिकाणी बोलले पाहिजेत। लफ्ज और आवाज दोनों खो गए। मोहम्मद मुस्तहसन जामी, इनकी ये शायरी, इनके दो लफ्ज है वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। लफ्ज और आवाज दोनों खो गए, मुझसे हक छीना गया है बात का। तो ये हजारों सालों से होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। सभी लड़कियां अश्मीरा नहीं होती क्योंकि सभी लड़कियों को उस तरह की तालीम नहीं मिलती। आज उसने जो बात कही वो बड़ी बात है कि उसके भाई से भी ज़्यादा शायद उसे सहूलियत और फैसिलिटीज मिल रही है, सभी के हिस्से में ये नहीं आता है। तो इस पूरे दौर में आज अश्मीरा हमारे सामने एक रोल मॉडल है, एक हमारे सामने वो आदर्श बनी है। और यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए, जितने भी माँ बाप यहाँ पे बैठे बच्चों के, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगी कि हमारे बच्चे, उन्हें वो बात है, हर एक बच्चे में वो बात है कि मेरा बच्चा किसी से कम है। शायद ये अच्छा लिख रही है, आपकी बेटी अच्छा गा सकती है, शायद आप में से किसी का बेटा अच्छा इंजीनियर बन सकता है, शायद आप में से किसी की बेटी अच्छी स्पोर्ट्समैन बन सकती है। तो ये जो बच्चों को चाहिए, जो जिसमें बच्चा आपका इंटरेस्टेड है, वो उसे देने के लिए हमें सीखना होगा। पहली बार तो माँ बाप को सीखना होगा। और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं मेरे अनुभव से
ये सब कह रही हूँ। हर माँ बाप की तरह मुझे भी लगता था कि मेरे बच्चे ने ये करना चाहिए, लेकिन अगर उसे वो पसंद नहीं है तो ठीक है, वो जो करना चाहता है वो अगर हम करने देते हैं तो हमारे बच्चे उसमें बेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब कुछ बातें इस नॉवेल में जो अश्मीरा ने लिखी है और जो मैंने कुछ पढ़ा है, अभी तो मैंने शुरुआत की है पढ़ने की, पूरी नॉवेल मैंने अभी पढ़ी नहीं। जो अपनी अर्पण पत्रिका में कहा है, those who have loved, lost, endured and searched for truth and meaning in uncertain times. सच की तलाश में जो भी है, जिन्होंने सहा है, जिन्होंने प्यार पाया है, जिन्होंने सहा है, जिन्होंने कुछ गवाया है, उन सभी के लिए, जिन्होंने सच के लिए लड़ाई लड़ी है, उन सभी के लिए ये उपन्यास उसने डेडिकेट किया है, उसने उन सभी को समर्पित किया है। आज भी हमारी लड़ाई सच की लड़ाई है, आज भी हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है। शायद हमारे अभिजीत भाई ने यहीं पे बोलते हुए कहा था प्रस्तावना में कि सरकारें अगर इस सोच की हो, सरकारें अगर इस विचार की हो कि हमें कुछ देना है, बैक टू सोसाइटी, इस सोच से अगर सरकारें आए तो अलग ही माहौल पूरे देश में हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं है। ये राजनीति का मंच नहीं है जिससे मैं वाकिफ हूँ, लेकिन साहित्य, लिटरेचर, ये समाज का आईना होता है और समाज में जो घटनाएं घट रही है वो चाहे अच्छी हो, बुरी हो, हमें पसंद हो या नापसंद हो, उन सभी बातों को दुनिया के सामने लाने के लिए लिटरेचर ही अहम भूमिका निभाता है, साहित्य ही अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए सियासत की बातें चाहे वो हमें कितनी भी चुभे, कितनी भी कड़ी लगे, वो हमें साहित्य के मंच पे, लिटरेचर के मंच पे रखनी ही पड़ेगी। आज सियासत का क्या माहौल है? सियासत के बारे में दो लफ्ज में यहाँ पे कहना चाहूंगी। सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है फिर चश्मे बांधती है। और ये चलता आ रहा है। आज के दिन की अगर बात करें तो आप सभी को पता है, साइंटिस्ट, एक बड़े शिक्षण तज्ञ सोनम जी वांगचुक पिछले 21 दिनों से अनशन पर बैठे थे दिल्ली के जंतर मंतर। और किस लिए बैठे थे? आपके हमारे लिए बैठे थे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए पढ़ने वाले, हमारे लिए बैठे थे। क्यों बैठे थे? पूरे देश भर में आज तक भी नहीं हुआ होगा इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ नीट के एग्जाम में। और वो भ्रष्टाचार की वजह से फिर से नीट के पेपर लीक की वजह से फिर से री एग्जाम लेनी पड़ी। लेकिन इस दौरान जो बच्चे इस सब दौर से गुजरे, उनमें से सभी बच्चे नहीं सह पाए ये सब सदमा, फिर से पढ़ाई करना, फिर से वो एग्जाम देना, और शायद मैं फिर ये अटेम्प्ट में पास हो पाऊँ या ना हो पाऊँ, इस दुविधा में 15-20 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। और इस बात की लायबिलिटी, इस बात की जिम्मेदारी हमारे शिक्षा मंत्री ने देनी चाहिए थी। वो मेरी अपोजिट पार्टी के है, इसलिए मैं नहीं दे रही, लेकिन चूंकि वो शिक्षा मंत्री है और उनके हाथ से ये गलती हुई है, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी लेके अपना इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया, और उनका इस्तीफा लेने के लिए ये जिम्मेदारी उन्होंने उठानी चाहिए। इसके लिए सोनम जी वांगचुक पिछले 21 दिनों से अनशन पे बैठे थे। आज उन्हें सुबह पुलिस आकर उठा के ले गई और उनको शायद अस्पताल में भर्ती कराई। लोकतंत्र में अगर हम खुद की आवाज नहीं उठा सकते, लोकतंत्र में अगर हम खुद की बात नहीं रख सकते, लोकतंत्र में अगर हम आंदोलन नहीं कर सकते, तो वो लोकतंत्र है क्या? ये सवाल हमारे मन में आज उठना चाहिए। लेकिन सियासत के ऊपर अगर बोलेंगे तो राजनीति की बात होगी, सियासत के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे
तो शायद हमारे ऊपर, जैसे हमारे रंजीत भाई ने आपने जब बात की तो कहा कि बीडी सीबीआई की देखना पड़ जाए, तो ये जो डर का माहौल पूरे देश में फैलाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। सियासत लोगों के लिए है, आवाम के लिए है, ना कि डर पैदा करने के लिए। तो आने वाले समय में हमें ये भी बातें ध्यान में रखनी होगी। और हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि अश्मिता ने जो ये नॉवेल लिखी है उसमें ये दोनों बातें हैं। अश्मिता ने जो नॉवेल लिखी है उसमें ये दोनों बातें हैं। द नॉवेल इज अबाउट फियर and also the novel is about the fate. This novel holds despair and also this novel holds hope. ये जो उपन्यास है ये एक ही बार में ये उपन्यास हमें भय भी दिखाता है और हमें विश्वास भी दिलाता है। ये उपन्यास जब हम पढ़ते हैं तो ये एक ही बार में हमें निराशा में डालता है और दूसरी ही लाइन में, दूसरे ही पैराग्राफ में हमें उम्मीद भी दिखाता है। तो ये जो उपन्यास है वो इस तरह से एक अलग तरह से लिखा गया है और सही मायने में उसकी उम्र अगर देखी जाए तो 17-18 साल की उम्र में जब वो इस तरह से लिखती है तो उसकी लिखावट में वो गहराई है, उसकी लिखावट में वो सच्चाई है जो हमें हर एक शब्द में दिखने पढ़ने को मिलती है। और शायद मेरे पहले देशमुख सर ने कहा था कि ये हम बता नहीं पाएंगे, वो जब पढ़ने जाते हैं तो पढ़ते जाते हैं हम लोग उसमें डूब जाते हैं। इसलिए उनकी बेटी जब यहाँ पे बात कर रही थी तो वो उसको चुप कराना पड़ा क्योंकि उसने पढ़ा और इसीलिए वो पढ़ने के बाद में उसके बारे में कितना बोल और कितना नहीं ऐसे उसे हो गया। तो ये इस तरह से इसमें अश्मिता ने अपनी भावनाएं डाली है और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि हम सभी ने ये नॉवेल पढ़नी चाहिए। इसमें कुछ बातें हैं, मैं इस नॉवेल में जो लिखा है, द वे अश्मिता रोड द लास्ट एंकर, द बेस्ट नॉवेल शी रोड एंड द सबटाइटल ऑफ नॉवेल, अ सस्पेक्टफुल टेल ऑफ लॉस एंड द स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन। शायद हमारी सभी की जिंदगी में ऐसा दौर आता है, ऐसा मकाम आता है कि कहीं हम खो जाते हैं, कहीं हम गुम हो जाते हैं, कहीं हम हार जाते हैं। और ये नॉवेल हमें हारने के बाद भी हमें कैसा सस्टेन करना है, हारने के बाद भी हमें कैसा डट के खड़ा रहना है, ये सिखाती है। और शायद इसीलिए ये नॉवेल की अहमियत है कि ये हमें कहीं निराशा में जाके छोड़ नहीं देती है। ये नॉवेल हमें कहीं गुम नहीं कर देती है, ये नॉवेल हमें रास्ता दिखाती है। और इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी कि हम सभी ने अपने बच्चों को भी ये नॉवेल पढ़ने के लिए देनी चाहिए। उसने जो इंट्रोडक्शन में लिखा है, शायद 2 पंक्तियाँ मुझे लगा था कि कोई ये पढ़ेगा या फिर बताएगा, लेकिन शायद आप सभी से छूट गया। इंट्रोडक्शन में अश्मिता लिखती है कि सम स्टोरीज आर नॉट जस्ट रिटन, दे आर लिव्ड, फेल्ट एंड एंजॉयड, दिस इज वन ऑफ देम। कुछ कहानियाँ सिर्फ लिखी नहीं जाती तो वो जी जाती है। उसने इन कहानियों को जिया है, उसने इन कहानियों को महसूस किया है, इसीलिए उसने खुद में महसूस किया है, इसीलिए हम वो कहानियाँ महसूस करते हैं जब हम ये कहानियाँ पढ़ते हैं। बाद में वो लिखते हैं, इट्स अबाउट द अनस्पोकन इमोशंस वी ऑल फील बट रेयरली टॉक अबाउट। इट्स अबाउट फाइंडिंग होप even in the darkest time and about holding on to something, anything that can anchor us when everything else is falling apart। और शायद आज हमारे आजू बाजू, हमारे देश में, हमारे स्टेट में ये माहौल है कि हमें ऐसे ही लग रहा है कि हम गिर रहे हैं, हम कहीं गिर रहे हैं और गिरते गिरते कहीं हम इतने न गिर जाए कि हम एक दूसरे से आँख ही न मिला पाए। तो ये कोशिश हमें जारी रखनी पड़ेगी। ये बातें शायद इस किताब में नहीं है, लेकिन कहीं जो भावनाएं उसने लिखी है, जैसा उसने कहा कि उसके आखिरी एपिसोड में उसकी एक दोस्त उसको हेल्प करती है,
तो ये जो आपसी एक दूसरे को मदद करना है, सांची और आयशा दो अलग कौम्स हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को मदद करती है, ये एक भाईचारा हमें चाहिए। और आज के माहौल में जब ऐसा माहौल है कि लड़े झगड़े भिड़े काटे कटे शमशेर हो जाए, बटे बाटे चुभे एक दूसरे को तीर हो जाए, मुसलसल कत्लो गारत की नई तस्वीर हो जाए, सियासत चाहती है हम और तुम कश्मीर हो जाए। ये सियासत चाहती है कि जैसे कश्मीर में हमेशा दंगे, हमेशा झगड़े, हमेशा लड़ाइयाँ, हमेशा जंग होती है, वैसे ही आप में और हमें होती रहे, तो ये हमें रोकना है। और शायद कहीं ना कहीं अश्मीरा की द लास्ट एंकर स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हमें डटे रहना है, हमें कहीं भी हिम्मत नहीं हारनी है और हमें एक दूसरे के साथ रहना है। मैं अश्मीरा को उसकी इस बहुत ही बढ़िया नॉवेल के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अदा करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी आप सभी ने मुझे बहुत ही शांति से सुना और आप सभी का फिर से एक बार मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करती हूँ और रुकती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।